ग्रेट मॉर्निंग एवरीवन डियर स्टूडेंट। हम वाक्य चैप्टर कर रहे थे, उसको ही आगे कंटिन्यू करते हैं। देखें सभी, सबसे पहले हमने यहाँ से किया था कि रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। हम यहाँ तक कर चुके थे कि सरल वाक्य होते हैं, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। आज इनको डिफाइन करते हैं। सरल वाक्य होते क्या हैं, इसको समझते हैं। सरल वाक्य जिन वाक्यों में एक ही उद्देश्य तथा एक ही विधेय हो वे सरल वाक्य कहलाते हैं। यानी जिसमें एक ही उद्देश्य होता, उद्देश्य के विषय में हमने पढ़ लिया था, और एक ही विधेय होता है, तो वे क्या कहलाते हैं? सरल वाक्य कहलाते हैं। जैसे आगे देखें सभी, देखिए निखिल खिलौने बनाता है। यहाँ निखिल क्या है? उद्देश्य। खिलौने बनाता है विधेय, यानी एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय है। नयना, नयना क्या है? उद्देश्य है, कहानी लिख रही है, क्या है? विधेय। जब एक ही उद्देश्य एक ही विधेय हो तो वो सरल वाक्य कहलाता है। आगे देखिए संयुक्त वाक्य, जब एक से अधिक सरल वाक्य समुच्चय बोधक शब्दों द्वारा आपस में जुड़े हुए, यानी सरल तो हो लेकिन समुच्चय बोधक शब्दों से जुड़े हुए हों तब वे संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। जैसे आकाश में बादल छाए हैं पर वर्षा नहीं हो रही है। यानी कि 2 सरल वाक्य थे कि आकाश में बादल छाए हैं और वर्षा नहीं हो रही, इनको पर समुच्चय बोधक से जोड़ा गया है। शालू गा रही है और प्रिया नाच रही है। यहाँ शालू गा रही है और प्रिया नाच रही है। ठीक है, 2 सरल वाक्यों को आपस में समुच्चय बोधक से जोड़ दिया गया है। और उपर्युक्त वाक्य में 2 सरल वाक्य पर तथा और से जोड़े गए हैं। पर तथा और समुच्चय बोधक शब्द हटाने पर भी संतर्थ वाक्य बन जाते हैं। यानी अगर हम पर और को हटा दें तो दोनों ही अलग अलग और संतर्थ वाक्य होते हैं। अब मिश्र वाक्य के विषय में देखिए। मिश्र वाक्य जिन वाक्यों में एक प्रधान उपवाक्य होता है और दूसरा उस पर आश्रित उपवाक्य होता है उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। यहाँ प्रधान उपवाक्य में कर्ता और क्रिया के होने तथा वाक्य पूरा होने पर भी उसका अर्थ प्रकट नहीं होता। देखिए यहाँ क्या होता है कि प्रधान उपवाक्य में कर्ता और क्रिया के होने तथा वाक्य पूरा होने पर भी उसका सही से अर्थ प्रकट नहीं होगा। जैसे हमने सरल वाक्य किया था, दोनों ही वाक्य समतर्थ थे, दोनों का ही अपना अर्थ था, लेकिन यहाँ पर एक वाक्य दूसरे पर आश्रित होता है। यानी एक वाक्य दूसरे वाक्य से जोड़कर ही हमें पता चलता है कि उसका अर्थ क्या है। देखिए जैसे गुरु ने आज्ञा दी, अब हमें नहीं पता क्या आज्ञा दी। जब हम उसको जोड़ते हैं सदा सत्य बोलना की योजक चिन्ह से हमने इसको जोड़ दिया, ठीक है, और यहाँ पर क्या आ गया? समुच्चय बोधक से हमने जोड़ा की, और साथ में सदा सत्य बोलना। यानी एक वाक्य प्रधान उपवाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित है। मिहिर विद्यालय नहीं जा सका। अब आप सोचोगे कि हाँ विद्यालय नहीं जा सकता, क्यों नहीं जा सका? जब आपके मन में जिज्ञासा रह जाए, यानी आपका जो वाक्य है वो पूरा न हो और किसी योजक चिन्ह से भी जुड़ा हो और साथ में वह एक दूसरे पर आश्रित हो, तो वह क्या कहलाता? मिश्र वाक्य। जैसे मिहिर विद्यालय नहीं जा सका क्योंकि वह बहुत बीमार है। यानी प्रधान उपवाक्य है और दूसरा उस पर आश्रित उपवाक्य है। आगे देखिए, उपर्युक्त पहले और दूसरे वाक्य में गुरु ने आज्ञा दी है तथा मिहिर विद्यालय नहीं जा सका। प्रधान उपवाक्य है जो कर्म से सदा सत्य बोलना तथा वह बहुत बीमार है, आश्रित उपवाक्यों से जुड़े हुए हैं, अतः ये मिश्र वाक्य हैं। आगे कुछ विशेष पॉइंट देखिए सभी। वाक्य सार्थक शब्दों का समूह है, ये हम कर चुके हैं। सरल वाक्य में केवल एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय, जो हमने अभी किया। सरल वाक्य में संयुक्त वाक्य बनाने के लिए एक से अधिक वाक्यों को और, पर, परंतु, किंतु तथा आदि समुच्चय बोधक शब्दों के साथ जोड़ दिए जाते हैं। यदि सरल वाक्यों को हम संयुक्त वाक्य बनाना है तो उनको हम और, पर, परंतु, किंतु आदि समुच्चय बोधक शब्दों से जोड़ते हैं। सरल तथा संयुक्त वाक्य से मिश्र वाक्य बनाने के लिए वाक्यों में जब, जैसे ही, जिसने, जो, जहां की आदि का प्रयोग करके उसे प्रधान उपवाक्य तथा आश्रित उपवाक्य में बदला जाता है। तो आइए देखें, अब आगे हम करते हैं वाक्य के दूसरा भेद, यानी उसके अर्थ के आधार पर और कितने भेद होते हैं। रचना के आधार पर हम कर चुके सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। अब अर्थ के आधार पर देखें सभी। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। वाक्य के भेद कौन कौन से? विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, विस्मयादिवाचक, संदेहवाचक, इच्छावाचक और संकेतवाचक। चलिए इन्हें अलग अलग करके समझते हैं। सबसे पहले है विधानवाचक वाक्य।
जिस वाक्य से किसी बात या काम के होने का बोध हो वह विधानवाचक वाक्य कहलाता है। जैसे वह मेरी सहेली है, बात का होना पाया गया। ठीक है, आकाश में तारे टिमटिमा रहे हैं तो काम का होना। जब आपको लगे कि किसी वाक्य में बात का या काम का होना पाया जाए तो वो विधानवाचक वाक्य कहलाता है। निषेधवाचक वाक्य देखें, जिस वाक्य में किसी बात या काम के न होने का बोध हो, जैसे वह निषेधात्मक वाक्य कहलाता है। जैसे उसने खाना नहीं खाया, काम का न होना। सड़क पर मत भागो, काम का न होना पाया जाए तो वह कौन सा वाक्य होता है? निषेधवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य देखें, जिस वाक्य का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। जैसे तुम क्या पढ़ रहे हो, आप कहाँ रहते हो। आज्ञावाचक, जिस वाक्य से आज्ञा या उपदेश का बोध हो। जैसे अपना कमरा साफ करो, तुम अभी बाजार चले जाओ, जब आज्ञा दी गई हो। अब इसमें आदिवाचक वाक्य देखिए, जिस वाक्य के द्वारा शोक, हर्ष, आश्चर्य आदि भाव प्रकट होते हैं वह विस्मयादिवाचक वाक्य कहलाता है। जैसे अरे, एकदम से आश्चर्य प्रकट हुआ, यह क्या कर डाला, वाह क्या सुंदर दृश्य है, एकदम से हमें हर्ष हुआ, तो विस्मयादिबोधक वाक्य कहलाते हैं। संदेहवाचक वाक्य, जिस वाक्य द्वारा किसी बात या काम के होने में संदेह का बोध हो उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे वह लखनऊ चला गया होगा, हमने संदेह व्यक्त किया है, हमें नहीं पता गया है या नहीं, लेकिन शायद चला गया होगा। शायद कल हम मेट्रो की सवारी करेंगे, तो यहाँ पर क्या होता है? संदेह व्यक्त किया जाता है, संदेहवाचक वाक्य कहलाता है। आगे देखें, 7 है इच्छावाचक वाक्य। जिस वाक्य में किसी आशीर्वाद, कामना, इच्छा आदि का बोध हो उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे ईश्वर तुम्हारी दीर्घायु प्रदान करे, यानी तुम्हें लंबी आयु प्रदान करे, आशीर्वाद दिया गया है। भारत प्रगति करता रहे, कामना व्यक्त की गई है। जब भी आपको लगे कि किसी वाक्य में आशीर्वाद, कामना, इच्छा आदि का बोध हुआ है तो वह इच्छावाचक वाक्य कहलाता है। संकेतवाचक वाक्य, जिस वाक्य में कार्य का होना या न होना दूसरे वाक्य पर निर्भर करे उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे यदि तुम जाओगे तो मैं भी चलूंगा, मन लगाकर पढ़ोगे तभी अच्छे अंक ला पाओगे। तो ये क्या है? एक वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर है। यदि तुम जाओगे तो ही मैं जाऊंगा, मन लगाकर पढ़ोगे तो ही अच्छे अंक मिलेंगे। तो ये क्या होते हैं? संकेतवाचक यानी कंडीशनल सेंटेंस। अब देखें वाक्य परिवर्तन। वाक्य में परिवर्तन किस प्रकार से होता है? रचना की दृष्टि से परिवर्तन करते हैं। रचना के आधार पर वाक्य का परिवर्तन करते समय समुच्चय बोधक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। साथ ही वाक्य परिवर्तन करते समय इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि अर्थ में परिवर्तन न हो। जानिए कुछ उदाहरण देखें। सरल, संयुक्त और मिश्र का। सरल, मेरी बहन के पास एक सुंदर कार है। संयुक्त वाक्य क्या हुआ? इसी का ही, मेरी बहन के पास एक कार है और वह सुंदर, कि किस प्रकार से हमें वाक्य परिवर्तन कर रही हैं। मिश्र वाक्य में एक वाक्य दूसरे पर आश्रित हो जाएगा। देखिए, मेरी बहन के पास जो कार है वह सुंदर है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि वाक्य में परिवर्तन सरल वाक्य में क्या था, संयुक्त में क्या हुआ और मिश्र में क्या हुआ। सरल में बिल्कुल हमने सरल तरीके से अपनी बात कही, संयुक्त में हमने उसे और समुच्चय बोधक से जोड़ दिया सरल वाक्य को ही, मिश्र में एक वाक्य को दूसरे वाक्य पर डिपेंड कर दिया, एक उपवाक्य को दूसरे उपवाक्य पर, क्योंकि उपवाक्य वाक्य से छोटा होता है। सरल, ममता मिठाई खरीदने बाजार जा रही है। संयुक्त बना दे इसका, ममता बाजार जा रही है और वह मिठाई खरीदेगी। मिश्र क्या बना? ममता इसलिए बाजार जा रही ताकि वह मिठाई खरीद सके। अर्थ की दृष्टि से, अर्थ के आधार पर वाक्यों को प्रश्नवाचक, संकेतवाचक, आज्ञावाचक, विधानवाचक आदि वाक्यों में परस्पर बदला जाता है। आइए कुछ उदाहरण। विनय पत्र लिखेगा, विधानवाचक। ठीक है, विनय पत्र नहीं लिखेगा, निषेधवाचक हो गया। क्या विनय पत्र लिखेगा? प्रश्नवाचक हुआ। विनय लेख लिखो, ये क्या हो गया? आज्ञावाचक। अरे, विनय ने पत्र लिखा होगा, विस्मय, विस्मयादिवाचक। विनय पत्र लिखेगा तो सीखेगा, ये क्या हो गया? एक दूसरे पर डिपेंड है, निर्भर है, तो ये संकेतवाचक। आगे देखें, शायद विनय पत्र लिखेगा तो क्या दिखाया गया है? संदेहवाचक, संदेह व्यक्त किया गया है। विनय को पत्र लिखना चाहिए, ये कामना व्यक्त की गई है। इच्छा व्यक्त की गई, क्या हुआ? इच्छावाचक। तो ऐसे हम वाक्य परिवर्तन करते हैं रचना की दृष्टि से और अर्थ की दृष्टि से। आओ दोहराएं। शब्दों का सार्थक समूह क्या कहलाया? वाक्य। वाक्य के कितने अंग हुए? उद्देश्य और विधेय। कर्म, विशेषण, क्रिया विशेषण आदि जोड़कर उद्देश्य तथा विधेय का विस्तार किया जाता है। वाक्य के भेद दो आधारों पर होते हैं, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर 3 भेद, सरल, संयुक्त और मिश्र। अर्थ के आधार पर 8 भेद होते हैं, विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, विस्मयादिवाचक, संदेहवाचक, इच्छावाचक और संकेतवाचक। तो आई होप आपको चैप्टर अच्छे से
समझ आया होगा। चैप्टर को 2 टाइम रीड करें, अच्छे से समझें। धन्यवाद। ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। धन्यवाद।